स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र था, उसका चैप्टर जो है वो विकास चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। और पार्ट 1 का अध्ययन हम कर चुके थे, पार्ट 2 का इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को पढ़ते हैं। विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन हम इसमें अध्ययन करेंगे। हमने कहा था कि जो विकास होता है वो करंट से संबंधित होता है, तो जितना आपको करंट के बारे में पता होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि इस समय जो भारत में जनसंख्या है 1000 में प्रति 1000 प्रति पुरुषों में, तो कितनी है महिलाओं की। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी करंट में जो हमारी स्थिति है महिलाओं की, जो 2011 के हिसाब से, तो वो 943 है। तो इसी तरह से करंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप करंट के बारे में ज्ञान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी आपको करंट भी पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें प्रश्न नंबर 9 वैसे पढ़ा हुआ है, लेकिन पहला क्वेश्चन ही मानिए इसे, मतलब उसे सीरियल से आप लोग डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 इसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका जो भी 7 नंबर शायद क्वेश्चन होगा या 6 नंबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्वजनिक सुविधाओं से आपका क्या तात्पर्य है, वे महत्वपूर्ण क्यों है, भारत में उपलब्ध 2 सार्वजनिक सुविधाओं का नाम बताइए। सार्वजनिक सुविधाओं से आपका क्या तात्पर्य है, वे महत्वपूर्ण कौन है, और भारत में उपलब्ध 2 सार्वजनिक सुविधाओं का नाम हमें बताना है। या अथवा में करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक सुविधाओं के किसी भी 3 प्रमुख लाभ पर प्रकाश डालिए। तो देखिए आंसर पे हम चलते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है कि सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं और सेवाएं हैं जो समाज के लिए, जनता के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये आमतौर पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे दूसरे ये महत्वपूर्ण है और नीचे बताए गए इसके फायदे हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन कौन से फायदे बताए गए हैं। तो देखिए, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, प्रदूषण मुक्त वातावरण और बेहतर परिवहन के लिए आवश्यक सभी सेवाओं को पैसा नहीं खरीद सकता है। यह सबसे सस्ता तरीका है और लोगों को सामान और सुविधाएं प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। आगे बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय भावना और सामूहिक जिम्मेदारी की भारत में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, पुलिस और सरकारी कॉलेज और स्कूल हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये सभी जो संबंधित हैं हमारे, ये संबंधित हैं किससे, सार्वजनिक सुविधाओं से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाएं हैं हमारी। आगे हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास क्या है और विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए संकेतकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, अथवा में करके पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय विचार किए गए किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। अथवा में इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक का क्या मतलब है, और मानव विकास सूचकांक के किसी भी 4 संकेतक की व्याख्या कीजिए। अगर हम उत्तर की बात करें तो देखिए, उत्तर में बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, नंबर है, वो है कि विकास में हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं के बारे में सोचना शामिल है, उन तरीकों के बारे में जिनसे हम इन इच्छाओं या लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं, वही विकास होता है। दूसरी बात करें कि ये जो विकास होता है, ये आय का स्तर, ठीक है, यद्यपि आय का स्तर विकास के स्तर का एक महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जीवन में आवश्यक है। इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा आय के साथ जीवन प्रत्याशा और आय को व्यापक रूप से विकास के उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है।
अगले क्वेश्चन की पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न नंबर 15 है, प्राकृतिक संसाधनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। तो देखिए, अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसका सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के साथ उपलब्ध है, जैसे भूमि, जल, खनिज और वन। कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें हम खनिज गैर नवीकरणीय संसाधन है। इन्हीं में जो खनिज है वो क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, और बाकी सब ये भूमि, जल, खनिज और वन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगर प्राकृतिक संसाधनों की और अन्य समस्याओं के प्रसार के बारे में बात करें तो यदि प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिजों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है तो वे समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि दुनिया में लोग वर्तमान में कच्चे तेल का उपयोग करना जारी रखते हैं तो ये 43 वर्षों में स्टॉक से बाहर हो जाएगा, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हैं जो अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति का उपयोग अन्य देशों से अधिकतम तेल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भारत तेल के लिए अन्य देशों पर क्या है, निर्भर है, और इसके आयात पर बहुत से विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बात करते हैं तीसरे नंबर टॉपिक की, कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए कदम। देखिए, अगर उपयोग समस्याओं को देखते हुए विकास की स्थिरता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध जो प्रयोग किया जा रहा है उसे न किया जाए। ठीक है, उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों अर्थात सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा और अन्य का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का एक हिस्सा संरक्षित हो सके। अगले पॉइंट की पे बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग भी होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बात करते हैं तो अगर अगले पॉइंट की बात करें तो भारत जैसे देशों में जहां कच्चे तेल के आयात पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च की जा रही है, इसके नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए स्वयं के वाहनों कारों का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। सरकार को अपनी ओर से बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये सारे काम होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हो गए वो बच पाएंगे। अब हम लघु उत्तरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला लघु उत्तरी प्रश्न हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की अलग अलग धारणाएं क्यों होती हैं। मतलब कई सारे जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो अलग अलग धारणाएं क्यों होती विकास के बारे में। कोई विकास को किसी तरह से सोचता है और कोई विकास को किसी तरह से। तो यही बात की गई है कि आखिर क्यों विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग विकास की धारणा होती है। तो आंसर में अगर चलते हैं, हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अलग अलग चीजों की तलाश करता है। किसी को किसी की तलाश होती है और किसी को किसी की, ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से वो तलाश करते हैं। मान लीजिए जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इसीलिए उनका जो नज़रिया होता है, और सभी व्यक्ति उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ों को पसंद करता है उसी की तलाश करता है, यानी जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। इसीलिए जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, विभिन्न व्यक्ति वो विकास की अलग अलग धारणाओं को समझते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो विभिन्न व्यक्तियों में विकास की जो अलग अलग धारणाएं होती हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दूसरा हमारा है, परस्पर विरोधी इच्छाओं आकांक्षाओं का उदाहरण दीजिए। क्यों विरोधी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, उनका उदाहरण देना है हमें। तो देखिए, अगर विरोधी आकांक्षा और इच्छा की बात करें तो एक उद्योगपति अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए अधिक बांध चाहता है, लेकिन इससे भूमि जलमग्न हो सकती है।
ऐसे लोगों का जीवन बाधित हो सकता है जो आदिवासी हैं, तो वे छोटे बांध पसंद करते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक एक बिजली व्यक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक बांध चाहता है, और वहीं पे जो छोटे लोग हैं जैसे आदिवासी लोग, वे बांध पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, दोनों की इच्छाओं और आकांक्षाओं में एक विरोध का प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो यही है विरोधी इच्छाओं और आकांक्षाओं का उदाहरण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य के विकास के लक्ष्यों के बारे में दो बिंदु जो दिन प्रतिदिन के जीवन में देखे जाते हैं। अगर जो दिन और प्रतिदिन के जीवन में देखे जाते हैं उनकी बात करें, तो विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग विकास लक्ष्य हो सकते हैं। एक के लिए विकास क्या हो सकता है, दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। एक के लिए, 1 मिनट इसे कट कर दीजिए, एक के लिए विकास हो सकता है और दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है। ये दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इसी तरह से जो है ये विकास के लक्ष्य अलग अलग से होते हैं। यहीं पे चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि वे कौन सी सामान्य चीजें हैं जो अधिकांश लोगों द्वारा वांछित हैं। तो जो लोग इच्छा करते हैं वे नियमित रूप से काम करते हैं, बेहतर मजदूरी करते हैं और अपने उत्पादों या फसलों के लिए अच्छी कीमत देते हैं। तो यही जो सामान्य चीजें हैं जो अधिकांश लोगों द्वारा क्या है, वांछित की गई हैं। प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, इसमें पूछा गया है किसी देश का विकास कैसे निर्धारित होता है। तो अगर बात करें तो किसी भी देश का जो विकास होता है वो आमतौर पर उसकी पूंजीगत आय से निर्धारित किया जाता है। उसकी किससे, उसकी पूंजीगत आय से ही निर्धारित किया जाता है किसी देश का विकास। वहीं पे प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को हमेशा विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर क्यों समझा जाता है, ये क्यों माना जाता है। तो देखिए, बात करें कि आर्थिक विकास का जो उद्देश्य होता है वो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और इसके माध्यम से उपभोग स्तर को ऊपर उठाना। इसका अनुमान राष्ट्रीय आय के बजाय प्रति पूंजी आय के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस प्रकार प्रति पूंजी आय एक अच्छा आर्थिक विकास का पैमाना है। यहीं पे हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो राज्य की एक शर्त जो महिलाओं को कई तरह की नौकरियां लेने या व्यवसाय चलाने की अनुमति दे सकती है। जैसे बात करते हैं तो हम बात करें इसमें कि राज्य की एक शर्त जो महिलाओं को कई तरह की नौकरियां लेने व व्यवसाय चलाने की अनुमति दे सकती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे बात करते हैं सुरक्षित वातावरण अधिक महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार लेने या व्यवसाय चलाने की अनुमति दे सकता है। अगर सुरक्षित वातावरण हुआ तो वो अधिक से अधिक महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार में शामिल होने के लिए और व्यवसाय चलाने की अनुमति दे सकता है। क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि उन देशों की तुलना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, उन देशों की तुलना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो बात करनी है। तो देखिए, देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक माना जाता है। तो देशों की तुलना कर लिए सबसे पहले उनकी आय को ही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है, तो ये है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। वहीं पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देशों के बीच तुलना के लिए कुल आय इतनी उपयोगी उपाय क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि देशों की आबादी अलग अलग है और कुल आय की तुलना हमें ये नहीं बताएगी कि एक औसत व्यक्ति की कमाई की संभावना क्या है, इसलिए देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतनी उपयोगी नहीं समझी जाती। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो कुल आय इतनी उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है हमारा। जो बीच में क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे या पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, इसलिए यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नेट अटेंडेंस रेशो क्या। वैसे इसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं शायद। नेट अटेंडेंस रेशियो 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की
कुल संख्या है, जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में है, उसे ही हम लोग बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है। तो ये होती है केरल में। केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 21 की। यहाँ पे पूछा गया केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो देखिए, ये बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान के कारण है, इसीलिए केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना कैसे करती है। तो मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देशों की तुलना करती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो भारत और उसके पड़ोसियों में किस देश में जन्म के समय सबसे अधिक और सबसे कम जीवन प्रत्याशा है। तो हम बात करें तो जन्म के समय सबसे उच्चतम जो जीवन प्रत्याशा दर है 74 है श्रीलंका की, और जन्म के समय सबसे कम जीवन प्रत्याशा जो दर है वो है म्यांमार की। ठीक है, यहाँ पे मीनार लिख गया है। ठीक है, म्यांमार लिख लीजिएगा, म्यांमार की। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 24। इसमें पूछा गया है मानव विकास मंत्रालय वही HDI क्या है। तो HDI किस संस्था ने इसे प्रकाशित किया है। तो देखिए, HDI मानव विकास सूचकांक के लिए है और ये UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी हमारा, इसे पूछा गया है भारत में किन राज्यों में भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। तो देखिए, अगर भूजल की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कृषि समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के कठोर चट्टान पठार क्षेत्रों, कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से बढ़ती शहरी बस्तियों में भूजल का जो सबसे अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। तो सबसे बड़ा भंडार है मध्य पूर्व में। विश्व के मध्य पूर्व क्षेत्र में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो साक्षरता दर जो है वो बिहार में सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि BMI किसके द्वारा पाया जाता है। तो BMI किसके द्वारा पाया जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति के द्वारा। ठीक है, BMI किसके द्वारा पाया जाता है। तो BMI स्वास्थ्य की स्थिति के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, देखिए तो कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुविकल्पी जो पहला प्रश्न है हमारा वो है देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। व्यक्ति की कुल आय द्वारा देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, ये वस्तुओं सेवाओं की कुल कीमत द्वारा या देश के कुल निर्यात द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। तो राइट ऑप्शन होगा इसका सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि। तो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा अच्छी है। ठीक है, तीसरे तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि शिशु मृत्यु दर सूचित करता है, क्या सूचित करता है। तो ये सूचित करता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे हों। ठीक है, तो ये इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो देखिए, जो केरल राज्य है हमारा, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन की पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से
किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो मानव विकास जो सूचकांक है वो भारत से अधिक है, तो वो था श्रीलंका का। ये अभी की नहीं, ये काफी पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक अधिक था। ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें करंट की जो है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त, किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा है कि जीडीपी क्या क्या अर्थ है? तो जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। क्या अर्थ होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए जीडीपी का जो अर्थ है वो है सकल घरेलू उत्पाद, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देशों की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो होती है औसत आय, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन की पे बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। यहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये निर्धारित किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य है वो है केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो खनिज तेल जो है वो गैर नवीकरणीय संसाधन है। बाकी वन, जल और वायु ऊर्जा ये सब कैसे संसाधन है? प्राकृतिक, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। में पूछा गया है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का जो आधार होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो 4th नंबर होगा। तो चलिए आज की जो क्लास होती है वो यहीं पे हमारी फिनिश होती है। हमारा जो चैप्टर था विकास अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो दूसरा चैप्टर है हमारा, तो उसको हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा विकास चैप्टर था वो फिनिश होता है। अब जो हमारी अर्थशास्त्र में 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो उनका अध्ययन भी हम जल्दी से कर लेंगे और जो हमारी सोशल साइंस होगी वो फिनिश हो जाएगी।